जम्मू कश्मीर यूटी ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप आज नारबल बडगाम में इख्तिताम पजीर हुई। अगर ये ताइक्वांडो चैंपियनशिप पिछले 3 दिनों से लगातार चली आ रही थी, तो आज यहाँ पर बाज़ाब्ते तौर पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो है मुनक़िद हुई। तो इसमें अगर हम इस चैंपियनशिप की बात करेंगे, चूँकि इसमें DDC जो बडगाम है, DDC चेयरमैन नज़ीर अहमद खान जो मेहमान खुश के तौर पर यहाँ पर मौजूद रहे, वही यहाँ पर अगर हम इस चैंपियनशिप की बात करेंगे, ये पहली बार बडगाम में जो है इस तरह की चैंपियनशिप यहाँ पर मुनक़िद हुई, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जो ताइक्वांडो खिलाड़ी उन्होंने इस चैंपियनशिप में है हिस्सा लिया। तो फिलहाल आपको सीधे नारबल ले चलते और दिखा दे क्या करे इस चैंपियनशिप के हवाले से। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हो, हम इस कंपटीशन में आके बहुत खुशी हुई एंड हमने सेकंड पोजीशन स्कोर की है और हम 3 प्लेयर से और तीनों का गोल्ड आया। तो मैं यही कहना चाहूँगी सब लड़कियों को कि आप भी ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट करें, जिससे हमें सेल्फ डिफेंस का पता चलता है, खुद की प्रोटेक्शन के लिए, और बहुत हेल्पफुल है ये चीज़। यही मैसेज है कि जितना हो सके जम्मू से भी बहुत सारे लड़कियां खेलने के लिए आए और अपनी स्टेट को जो है प्रमोट करें। और हमें बहुत फ़ख्र की बात है कि हमने यहाँ पे सेकंड पोजीशन लिया है। इसी उम्मीद से आए थे कि हम भी यहाँ पे कुछ करके जाएंगे। हमारे जितने भी प्लेयर्स आए थे सबका गोल्ड आया है और हमने सेकंड पोजीशन लिया है। ये चैंपियनशिप्स जो हैं इसीलिए करी जाती हैं ताकि जो बच्चों का जो हिडन टैलेंट है वो बाहर आए, और इस चैंपियनशिप की वजह से इसका जो टैग ही था वो था से नो टू ड्रग्स एंड यस टू ताइक्वांडो। ड्रग्स से बच्चे दूर रहें और जो भी बाकी बच्चे गलत रास्तों पे धकेले जाते हैं या खुद चले जाते हैं वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में आए। और सबसे बहुत बड़ी बात है कि ये चैंपियनशिप बहुत सक्सेसफुल रही। पहली बार कश्मीर में सिल्वर जुबली और साथ में यूटी चैंपियनशिप मनाई जा रही थी। हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे नारबल में डिस्ट्रिक्ट बडगाम में किया है ओपन यूटी ताइक्वांडो चैंपियनशिप। इसमें हमने जम्मू एंड कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को इनवाइट किया हुआ है, और जो भी यहाँ पे बच्चे आए हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, डिफरेंट लोकल क्लब से आए हुए और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं यहाँ पे, विद दिस होप कि आगे आने वाले स्टेट चैंपियनशिप में इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। आज सिल्वर जुबली पर मैं यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट आया हूँ, और मैंने देखा कि जिस तरह से हमारे बच्चों में टैलेंट उभारने का काम किया गया है, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम के इंचार्ज ताइक्वांडो मिस्टर परवेज साहब हैं, तो हमने जो टैलेंट बच्चों में आज पाया यहाँ पे, जिस तरह उनको यहाँ मेडल्स दिए गए, और बाकी मैंने जो अवार्ड्स जिन्होंने ये ताइक्वांडो सिखाया है, हमारे उस्ताद जो रहे हैं यहाँ पे, तो उनका जो टैलेंट मैंने देखा, तो मुझे खुशी है कि बच्चों को भटकने के बजाय अच्छे राह पर लाने की कोशिश कामयाब हो रही है। चौडुरा हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट में जो यहाँ पर है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जो कि प्रेसिडेंट है सईद फहद की तरफ से, जो कि म्यूनसिपलिटी प्रेसिडेंट है, उनके जो है यहाँ पर वेरियस टीम्स जो हैं यहाँ पर आई थी और उनको जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की। और हम इसमें जो यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि ड्रग्स फ्री कश्मीर, और अगर हम ये बात करें कि जो यहाँ पर इस वक्त जो है यूथ जो है स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हो रहा है, तो इनसे हम खुद जानेंगे कि कैसा इनिशिएटिव ये रहा। जी, आपने यहाँ पे आज यूनिफॉर्म्स ली, तो इसका क्या मतलब भैया? सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ मिस्टर फहद अंद्राबी का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि जो आजकल जो हमारा JNK का यूथ है, जो हमारा मतलब बेसिक्स है, वो बेसिकली सूफी कल्चर है, लेकिन आजकल जो क्या हो रहा है कि नशे में मुलविस बहुत है लोग, लड़के भी बहुत मुलविस हो रहे हैं और बड़े भी मुलविस हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव इनका ये है कि एक तो उन्होंने यूनिफॉर्म प्रोवाइड की। इससे इनको क्या होगा कि जो लड़के हैं, जो भी यूथ है, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, हम भी आगे जाके खेलें, परफॉर्म करें, और सबसे बड़ी बात है कि नशे से दूर रहेंगे। सबसे बड़ा इनिशिएटिव उनका ये है, हम उनके बहुत बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हमारे यूथ के लिए भी। ऑल ओवर अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट, जो कि JK गवर्नमेंट में एक बदलाव लाया है यहाँ पर कि हर एक स्टूडेंट को रागिब किया है कि ताकि ड्रग्स फ्री और स्ट्रेस फ्री रहे, तो उसके हिसाब से क्या लगता है ग्राउंड पर कितना काम हो रहा है स्पोर्ट्स इवेंट्स? ग्राउंड लेवल पे जो बात है, अभी गवर्नमेंट काफ़ी जगह प्लानिंग भी कर रही है कि जहाँ एरियाज़ में उनको खुला मिल रहा था, तो उन्होंने बिल्कुल जो ग्राउंड्स है उनके भी मतलब निशानदेही करके कुछ ग्राउंड्स तैयार भी हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है। हम थैंकफुल हैं JNK गवर्नमेंट की कि उन्होंने यूथ के बारे में इतना सोचा है, और उम्मीद है कि वो आगे भी यूथ के बारे में ऐसे सोचते रहेंगे और एक अच्छे स्टेप्स लेंगे, ताकि जो हमारी यूथ है वो आगे अपने आप JNK को आगे करे, खुद को आगे करे, अपने पेरेंट्स को आगे करे और अपने आप को आगे। सबसे बड़ी बात यह है भैया। और भी एक यूथ है, हम इनसे बात करेंगे जो इनिशिएटिव यहाँ पर गवर्नमेंट ले रहा है, चाहे लोकल सतह पे जो स्पोर्ट्स को फ़रोग दे रहे हैं और स्ट्रेस फ्री, और जो कि यहाँ पर जवानों में आजकल जो हम देख रहे हैं नशे की लत है, उसके मतलब जो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्हीं से हम पूछते हैं कि कहाँ पर जो है यहाँ पर सिलसिला पहुँचा है। जी, आप बताइए हमें
कि क्या इनिशिएटिव हो रहा है और कैसा लग देखिए, रहा है, कितना अच्छा है ये? देखिए, अगर हम यहाँ की इवेंट की बात करेंगे, यहाँ पे जो आज म्यूनसिपल कमेटी चार्टर के प्रेसिडेंट फाद अंद्राबी की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया था कि जो यूनिफॉर्म जो है क्रिकेट की यूनिफॉर्म है वो तकसीम करें यंग यूथ में, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम देखेंगे आजकल के जो यूथ है वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। अगर हम देखेंगे लत लगी होती है उनमें कि हम ड्रग्स करेंगे, ये करेंगे, और जो है ये बिद्दत है हमारे समाज में। इस बिद्दत की तरफ से हम चाहते हैं हमेशा कि इस बिद्दत की तरफ से वापस यूथ आए, स्पेशली यूथ, क्योंकि अगर हम देखेंगे यूथ जो है वो एक मेन रोल सपोर्ट करता है कि हमारी इस सोसाइटी में। तो इसकी बदौलत यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट ने एक प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम का जो मेन मकसद था कि क्रिकेट जो है यूनिफॉर्म्स वो लोगों में तकसीम करे, वो यूथ में तकसीम करे। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो है क्रिकेट टीम्स, बहुत सारे गाँव के जो लोग आए थे यहाँ पे, यंग यूथ आए थे यहाँ पे, जो है क्रिकेट जो है यहाँ पे क्रिकेट के शौकीन अगर हम इनको कहेंगे, वही यहाँ पे आए थे। तो इनको यहाँ पे मिस्टर फाद अंद्राबी ने वर्दियाँ तकसीम की, और ये भी बहुत, हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे यूथ की तरफ ही ध्यान देते हैं। जी, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव तो है ही कि ड्रग्स फ्री, और अगर हम और भी ये देखें कई NGOs इस पे लगी हुई हैं। तो एक अगर हम मोहल्ले हिसाब से या अपने गांव के हिसाब से अगर हम देखें तो एक जो यूथ है उसका क्या फ़र्ज़ है इस नशे को दूर करने में, वो क्या सहायता कर सकता है? अगर हम देखेंगे यूथ एक मेन रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि यूथ ही है जो अपने छोटे से बच्चों को भी प्रिवेंट कर सकता है, अपने बड़े लोगों से को भी जो है प्रिवेंट कर सकता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे यूथ वो है जिनका हर कोई मानता है, यूथ मेन रोल होता है हमारी सोसाइटी में। वही जो है लोगों को बताता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना है। अगर यूथ ही हमारा गलत होगा तो सोसाइटी कहाँ जाएगी? अगर हम इसकी बात करेंगे, ये जो है आजकल जो इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं और किसी की चीज़ के इवेंट होते हैं, उनका मेन रोल, अगर हम मेन मकसद हम देखेंगे, यही होता है कि जो यूथ आ जाए वो स्पोर्ट्स की तरफ आ जाए और वो कहीं गलत ना कर जाए। आज जो इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है तो हम सीधे इनसे बात करते हैं। ये सईद फाद अंद्राबी साहब है, तो क्या सोचकर आपको ये इनिशिएटिव आया कि मैं इसमें इनको जो है इनकी हौसला अफजाई करूँगा? तो क्या दिमाग में, कैसे आपको ये आया? देखिए, मैं आपको पहली बात ये कहूँ कि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं खुद गेम्स खेलता हूँ, स्पोर्ट्स खेलता हूँ। हालांकि जब से मैं इस म्युनिसिपल चेयरमैन बना हूँ तब से थोड़ा इससे दूर रहा हूँ, लेकिन मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं इस इलाके के या दूसरे इलाकों के, इनको एक मौका मिले खेलने का, इनको एक हर चीज़, हर फैसिलिटी इनको मिले। तो जितना मेरे से हो सका मैंने किया। इन्होंने डिमांड की थी यूनिफॉर्म्स की, मैंने वो यूनिफॉर्म्स इनको आज प्रोवाइड कर दिए। तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सतह पे या NGOs जो भी करते हैं कि ड्रग्स से दूर रहने के लिए जो ये यहाँ पर इक़दाम किए जाते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जवान को राग़िब किया जाता है और स्ट्रेस फ्री भी इससे रहते हैं। और अगर हम देखें तो एक आम जो है यूथ, उसको क्या करना चाहिए इसके मतलब? देखिए, जो एक आम यूथ है, हम देख रहे हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, उनसे अपनी तरफ से एक अपील कर सकते हैं उन नौजवानों से। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी उनके पेरेंट्स से भी कि उन पे एक विजिल नज़र, एक पैनी नज़र रखें कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको इजी मनी नहीं मिलना चाहिए। तो वो एक कदम हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से कि जिससे हम इन बच्चों को दूर कर सकते हैं। जी, शुक्रिया। यहाँ पर जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो यहाँ सब यूथ से भी हमने बात की, तो इनका यही कहना है कि जिम्मेदारी आयत एक जवान पर भी होती है कि वो आस पड़ोस में देखे कि इससे जो है ये जो बुरी लत में ये जो जवान इसमें नशे में है, तो इसके लिए जो है हमें क्या इक़दाम करने चाहिए। हमारी जिम्मेदारियों को पहले समझना है, तो तभी हम जो है और भी जो ये काम हो रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं यूथ, और इससे जो है डाइवर्शन हो रहा है, इसमें जो है बुरी लत नहीं लग रही है। और अगर हम देखें तो इससे स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं जवान। 24/7 के लिए मैं चौडरा से ज़हूर हुसैन। इस वक्त हम मौजूद है संग्रामा इलाके में। अगर हम देखें यहाँ पे संग्रामा जो ट्रेडर्स फेडरेशन संग्रामा है, उन्होंने जो है आज यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया और जिनकी यही डिमांड है कि जो हाल ही में ऑर्डर सामने आया है कि यहाँ पे जो है अब जो रोड वाइडनिंग का काम स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें अगर देखा जाए तो पूरे संग्रामा की दुकानें जो है लगभग 300 दुकानें जो है जो उठ रही है। और इनका ये कहना है कि हमने बैंक से लोन लिया है, हमने जो है अपना सोना बेच के जो है अपना कारोबार स्टार्ट किया था। अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे जो किए जा रहे हैं कि हर एक नौजवान को जो है रोजगार दिया जाएगा। हमारी मांग ये है उस संग्रामा फेडरेशन की कि जो यहाँ पे किराएदार हैं, जो दुकानदार हैं यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो भी दुकान मालिक हैं उनको तो मुआवजा मिल रहा है, लेकिन हम 5-5, 10-10 साल से, आधे लोग यहाँ पे 20-25 साल से काम कर रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करने चाहते हैं कि उन्हें अकोमोडेट कीजिए, क्योंकि इस टाइम आप देखिए जिसने 25 साल से यहाँ पे सेटअप किया होगा वो इस टाइम पे कहाँ पे जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है हमें अकोमोडेट करने के लिए, तो उन्हें पहले ये स्टेप उठाना ही नहीं चाहिए था। तो
तो अगर अब वो ये स्टेप उठा रहे हैं रोड वाइडनिंग का या फ्लाईओवर का, तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे साथ इंसाफ कीजिए, हमें अकोमोडेट कीजिए, क्योंकि जो 20-25 साल से यहाँ पे है, इस टाइम हमारा किराया 20,000-25,000 है। अगर हम किसी दूसरे मार्केट में जाते हैं तो पहले सेटअप करना ही मुश्किल हो जाता है, और दूसरी बात यहाँ पे 3-4 साल एडवांस मांगते हैं और 50-60 हजार रुपए इस टाइम किराया मांगते हैं, तो कहाँ से हम लोग। और आपको पता भी है कि रिसेंटली जो हालात चल रहे हैं, ये ट्रेड वगैरह ये सारा खत्म हो चुका है, बिजनेस खत्म हो चुका है, तो हम कहाँ से नया सेटअप कर पाएंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लीज मोदबना अपील करते हैं, हमने पूरे अमन एजाज के तरीके से उनको ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज हमें अकोमोडेट कीजिए, हमें रिहेबिलिट कीजिए। इस डिमांड तो नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से यही बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने यहाँ पे एक सेटअप किया हुआ है, यहाँ से दूसरी जगह हम शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी शॉपकीपर ने लोन निकाला है। अब गवर्नमेंट के पास ये चीज है कि वो हमें लैंड प्रोवाइड करे या खुद बिल्डिंग बना के हमें वो रेंट पे दे दे। हम रेंट पे करने को तैयार हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमें फ्री में कुछ चाहिए, हम रेंट पे करने को तैयार हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे साथ वो इंसाफ करे, वो दुकानें बनाए और हमें अकोमोडेट करे। पॉसिबिलिटीज को आप ढूंढिए, चाहे उसमें हमें आप अकोमोडेट करिए, चाहे आप हमें मतलब रिहेबिलिटेट कर लीजिए, चाहे हमें आप कंपनसेट करिए, चाहे हमें आप जो हमारे ऊपर जो मतलब फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो मतलब लायबिलिटीज हैं, तो जो हमने वो वहां से उठाई हुई हैं, वो उनको आप वेव ऑफ करिए। लेकिन कम से कम हमारा सोचिए, हमारे मतलब चूल्हे घर में जल रहे हैं, हमारे चूल्हों को बुझा रहे हैं। हमारे मनोज सिन्हा साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे ऊपर आप ध्यान दीजिए और हमें ऐसे बेरोजगार मत कीजिए कि हम पेट पे लात मारिए, कि गवर्नमेंट का काम होता है जॉब मतलब प्रोवाइड करना, और हमसे हमारा रोजगार ही छीना जा रहा है, और वो भी 10, 20, 30 साल के बाद, 50 साल से। और लेकिन इस हवाले से अगर हम देखें, संग्रामा के इन लोगों का कहना है कि हमसे जो है अब ये रोजगार छीना जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए 30 साल से या 35 साल से जो यहाँ पे अपना काम काज कर रहे हैं, जो अपना घर चला रहे हैं, यहाँ पे जो है ये सारी दुकानें उठनी जा रही है। तो इसके हवाले से जो है आज यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट इन्होंने किया है, इनकी यही डिमांड है। ये डीसी बारामूला से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगरचे यहाँ पे जो है ये काम स्टार्ट किया जाएगा तो उस हवाले से, लेकिन हमें जो है यहाँ पे कंपनसेशन दी जाए, ताकि हम या अगर जो है हमें अकोमोडेट किया जाए, ताकि हम भी जो है अपना रोजगार कर सकें। जिला सांबा से एक बार फिर से एक सीरियस कंसर्न के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने पिछले दिनों से लगातार आपको अपडेट किया कि जिला सांबा में पशु तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पशु तस्कर लगातार बेखौफ होकर पशु तस्करी के प्रयासों को करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे भी एक अहम इस समय बात सामने ये आई है, जो लगातार एक चिंता का विषय बना हुआ, वो ये है कि जो पशु तस्कर हैं अब वो पशु चोरी करने की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यानी पहले जो तस्करी के प्रयास आपने देखे वो हाईवे या उसके आसपास के इलाकों में देखे, लेकिन अब सांबा शहर के आसपास के इलाकों की बात करें या मंडियों की बात करें तो वहां पर पशु चोरी के लगातार जो मामले हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं और कई अलग अलग जगहों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिसेंट अगर बात करें तो सांबा की ठलोरा मंडी के साथ साथ खैरी मंडी और संगवाली मंडी में देर रात को यहां पर पशु तस्करी के मामले सामने आए, यानी पशु चोरी के मामले सामने आए। पशु चोर जो गाड़ियां लेकर आते हैं और गाड़ियों की नंबर प्लेट के ऊपर ग्रीस लगा देते हैं कि नंबर जो है गाड़ी का पहचान में ना आए। कुछ लोग गाड़ियों पर सवार होते हैं और ये रात के अंधेरे में गाड़ियां लेकर निकलते हैं और ये लाइटें भी बंद रखते हैं गाड़ियों की, लेकिन उसी के साथ साथ जब ये देखते हैं कि जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो आवारा पशु होते हैं, कि ये कहां पर बैठे हुए हैं, तो ये उन पशुओं को चुराकर गाड़ियों में भरकर इनको वहां से चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ कई अलग अलग इलाकों से ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि लोगों के घरों से जो पशु हैं वो भी चुराए जा रहे हैं। जो पशु लोगों ने अपने फार्म हाउस में या अलग अलग जगहों पर बांधे होते हैं तो वहां से भी जो है वो ये पशुओं को जो चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं, खासतौर पर काऊ शेड जो अलग अलग इलाकों में बनाए गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ कि जो दुधारू पशु हैं लगातार चोरी हो रहे हैं। और इसमें अगर बात करें तो इसमें समुदाय विशेष के कुछ लोगों का हाथ साफ तौर पर नजर आता है, जिसको लेकर हम पिछले लगातार कई दिनों से अपडेट करते आ रहे हैं कि इलीगल एक्टिविटीज अगर कोई कर रहा है सांबा जिला में तो समुदाय विशेष के कुछ शरारती तत्व हैं जो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे वो स्मगलिंग नशे की हो या फिर पशुओं की हो। आपने देखा कि लखनपुर जो हमारा प्रवेश द्वार जम्मू कश्मीर यूटी का, वहां से किस तरह से धड़ल्ले से गाड़ियां एंटर करती हैं पशु तस्करी वाली और जो कश्मीर घाटी जाती हैं। लेकिन अब ये इतने बेखौफ हो चुके हैं और इनको एक्सपोज करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब ये लोगों के घरों के अंदर आकर यानी लोकेलिटीज के अंदर आकर पशु चोरी कर रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। और इसको लेकर मैं जिला पुलिस सांबा से अपील करूंगा कि अलग अलग इलाकों में पुलिस की जो नफरियां
गाड़ियां हैं वो तैनात कर दी जाए, क्योंकि ये इतने बेखौफ हो चुके हैं, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं है और लोगों के पशुओं को चुरा रहे हैं और लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों से भी हमने देखा कि रामगढ़ इलाके से कई ऐसे मामले सामने आए कि लोगों के घरों से पशु चोरी हुए और कई लोगों ने हमारे साथ संपर्क भी किया कि हमारे घर से पशु चोरी हो रहे हैं। तो समुदाय विशेष के कुछ शरारती तत्व, मैं बार बार कहूंगा, और इसमें कहीं ना कहीं ये चीजें साफ तौर पर नजर आती हैं कि यही लोग हैं जो अब पशु जो है वो लोगों के घरों के अंदर आकर चुरा रहे हैं, लोकेलिटीज के अंदर आकर चुरा रहे हैं। और जब इनको कोई ऐसी हरकत पता लगती है कि शायद कोई देख रहा है तो ये वहां से फौरन रफू चक्कर हो जाते हैं, गाड़ियों की लाइटें ऑफ करके गाड़ियों की नंबर प्लेट के ऊपर ग्रीस लगाई जाती है। इस तरह का ये मॉडस ऑपरेंडी लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों को एक चिंता इस समय सता रही है, एक डर सता रहा है। लेकिन इसमें अगर जिला पुलिस सांबा ने कोई कार्रवाई नहीं की तो सांबा पुलिस के ऊपर भी कई तरह के सवाल जो वो खड़े हो जाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है, कि जो लोगों की सुरक्षा को लेकर एक जिम्मा पुलिस का होता है, उसमें लोगों की सुरक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं अब पशुओं की सुरक्षा भी नहीं की जा रही। अगर पशुओं की बात करें, गाय माता की बात करें, हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं जब पशु तस्करी के मामले हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन अब पशु चोरी करना ये एक चिंता का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं इन पशुओं को चुराकर ये पशुओं की तस्करी करते हैं, ये चीजें भी स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि सांबा पुलिस क्या कुछ इसके ऊपर काम करती है। मैं अपील करूंगा एसएसपी सांबा से, एडिशनल एसपी सांबा से, यहां तमाम जो कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं कि यहां पर एक खास नजर रखें, अपनी पेट्रोलिंग पार्टीज यहां पर रात को जो वो गश्त के लिए भेजें और अलग अलग एरियाज में यहां पर चेक किया जाए कि कहां कहां पर ये लोग छुपे होते हैं। और जब रात का अंधेरा होता है, लगभग 12 से 2 बजे के आसपास का जो समय है, ये काफी क्रूशियल समय होता है। इसी समय में ये तस्कर जो वो गाड़ियां लेकर निकलते हैं और पशु चुराते हैं। और कई सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें भी ये समय ये दर्शाता है कि लगभग 12 से 2 बजे के आसपास इस तरह की वारदातों को पशु चोर अंजाम दे रहे हैं और पशुओं को चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये चिंता का विषय है, लोगों को लगातार डर सता रहा है जिन्होंने अपने घरों पर पशु माल मवेशी रखे हुए हैं कि कहीं उनके पशु चोरी ना हो जाएं। ये बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, इस नेक्सस को तोड़ना होगा। उम्मीद करेंगे कि पुलिस इसमें बेहतर तरीके से काम करेगी और लोगों की सुरक्षा के साथ साथ पशुओं की, माल मवेशियों की सुरक्षा भी मुहैया कराएगी। और अगर ये पकड़े जाते हैं तो पुलिस से उम्मीद है कि ये पुलिस इन तमाम पशु चोरों को, पशु तस्करों को एक्सपोज करेगी। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप भी इन पशु तस्करों को, इन पशु चोरों को एक्सपोज करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ। बिल्कुल, जिस तरह से कुछ दिनों पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं वो बाहर निकल आ चुके हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक भूकंप सा मच चुका है पूरे जम्मू कश्मीर के। अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं अलग अलग रेजिग्नेशन दे रहे हैं। जो अलग अलग ओहदों पे कांग्रेस पार्टी में थे वो खैराबाद पार्टी को कह रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब के हक में उतर रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें, आज भी डोडा के अंदर हम देख रहे हैं कि म्यूनसिपल कमेटी डोडा के जो मेंबर थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था अलग अलग वार्डों से, और उन्होंने भी आज खैराबाद इस पार्टी को कहा, और जिसमें 3 लोग म्यूनसिपल कमेटी डोडा के हैं और 3 लोग जो हैं ठाठरी के, जिन्होंने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी। इनसे खास बातचीत होगी। सर, क्या बताना चाहोगे? आप म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी के जो है चेयरमैन भी रह चुके हैं और आज आपने जो है खैराबाद पार्टी को कहा, क्या बताना चाहोगे जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब की सपोर्ट आपने की? शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़। जैसा कि आपको मालूम है कि रियासत में सियासी उथल पुथल हो रही है, इस सिलसिले में मैं मंसूर अहमद बाट, म्यूनसिपलिटी चेयरमैन ठाठरी, चूँकि मैं आज़ाद उम्मीदवार, बहस्ते आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होकर म्यूनसिपलिटी चेयरमैन बना और आज भी हूँ, मैं अपने तमाम साथियों के साथ जनाब गुलाम नबी आज़ाद के हक़ में जा रहा हूँ। उनको सियासी तौर पर जो है वो यहाँ पे दिल्ली से आ रहे हैं 4 सितंबर को और नई पार्टी का आगाज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ म्यूनसिपलिटी ठाठरी की तरफ से आज़ाद साहब को पूरी सपोर्ट देने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आने वाले वक्त में जो रियासत में हमसे रियासत का दर्जा छीना गया, दफ़ा 370 और 35A को हमसे छीना गया, हमारे हुकूक सलब कर लिए गए और सियासी तौर पे हमें 3 सालों से महरूम कर दिया गया। अब वो वक्त आ गया है कि गुलाम नबी आज़ाद की अगुवाई में रियासत में फिर रियासत का दर्जा मिलने की उम्मीद आ चुकी है और रियासत में दफ़ा 370 और 35A जिसको कि मसक किया गया 5 अगस्त को और जिसके बारे में गुलाम नबी आज़ाद ने पार्लियामेंट में भरपूर तौर पर उसकी मुखालफत की
जबकि रियासत की बाकी जितने भी लीडरान थे वो खामोश कर दिए गए, चाहे ईडी के दबाव की तरफ से या सीबीआई की दबाव की तरफ से दबाव बनाकर। लेकिन ये वाहिद एक लीडर है हिंदुस्तान का और मेरे इस खिता जनाब का हीरो, जिसने पार्लियामेंट में जोरदार तरीके से अपनी रियासत का हक अदा किया। क्या बताना चाहोगे, इस तरह की नौबत क्यों आई, आपको आज पार्टी को छोड़ना पड़ा? हमें लग रहा है कि रियासत में जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं वो और जो नेशनल पार्टियां हैं वो खामोश बैठी हुई हैं और रियासत के हक में कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। वो बीजेपी के डर की वजह से, वो बीजेपी के दबाव की वजह से, चाहे वो ईडी का दबाव हो, चाहे वो सीबीआई का दबाव हो, खामोश बैठे हैं। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर मैं बात हक की करूं तो हम मुझे सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब, ये भी अटकलियां लगाई जा रही हैं, अभी तक तो कोई इस तरह का डिसीजन नहीं लिया गया है, गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी पार्टी बनाएंगे, बाकी पार्टीज पे कितना फर्क पड़ सकता है इस चीज से? देखिए, जहां तक गुलाम नबी आज़ाद की शख्सियत का ताल्लुक है वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लीडर हैं। जिस तरह से उन्होंने रियासत की बागडोर 2 साल संभाली और रियासत में तीनों खितों में बराबर के हुकूक दिए, जहां पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट 8 दिए, इसी तरह से मेडिकल कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटियां दी, लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और मुझे उम्मीद है कि रियासत में अगर कोई मनपसंदीदा लीडर है, अगर कोई रियासत का हकदार है चीफ मिनिस्ट्री के लिए, वो गुलाम नबी आज़ाद है। वही इस रियासत को सही तरीके से चला सकता है, वही यहाँ रियासत में जो बदअमनी फैली हुई है उस बदअमनी को ख़त्म कर सकता है। भाजपा के ये भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है कि रियासत में अमन लाया जाए, क्योंकि उनकी जो मेंटलिटी है वो दूसरी तरफ जा रही है। वो रियासत को दबाकर, रियासत के लोगों को हुकूक सलब करके, उनको डरा धमका कर, उनको खामोश करके, उनको घरों में कैद करके वो रियासत में हुकूमत करना चाहते हैं। तो ये ऐसी हुकूमतें जो है ज़्यादा देर तक नहीं चलती। मेरे साथ हैं आसिफ जान गत्तू, जो काफ़ी सालों पहले म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, यानी कि 2006 में म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। इनसे खास बातचीत होगी और काफ़ी अरसे से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। सर, क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से आज आपने खैराबाद पार्टी को कहा, अलविदा पार्टी को कहा, और इस पे क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं? ये सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी पार्टी बनाएंगे, एक भाजपा का एक नया ट्रेंड है ये, और भाजपा को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए इस तरह का जो है डिसीजन लिया जा रहा है। देखिए, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में 3 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, एक म्यूनसिपल कौंसिल डोडा, एक म्यूनसिपल कमेटी बदरवा, एक म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी। कौंसिल में से जो डोडा है, यहाँ से 3 कांग्रेस के काउंसलर हैं, सभी तीनों ने सपोर्ट की है आज़ाद साहब को, और ठाठरी से 3 हैं। 3 के अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार जो इस वक्त प्रेसिडेंट है मंसूर साहब, उन्होंने सपोर्ट किया आज़ाद साहब को। इस तरह से डोडा और ठाठरी से इस वक्त की डेट में कांग्रेस के साथ कोई काउंसलर नहीं है जिन्होंने कांग्रेस के मैंडेट पे इलेक्शन लड़ा था। उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो मैंने बोला आपको कि प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी ठाठरी मंसूर साहब। जहां तक आपने पार्टी बी या पार्टी सी की बात की, ये एक डर है, ये एक खौफ है उन लोगों के लिए जो ये बताते हैं कि आज़ाद साहब बी पार्टी है, क्योंकि आज़ाद साहब का कद ही इतना है। उन्होंने पहले 2.5 साल पहले एक यहाँ पे जो डेवलपमेंट की है वो लोगों के सामने है, और लोग चाहते हैं किसी न किसी तरीके से ये फेस हमारे सामने फिर आ जाए, और यहाँ पे जो इस वक्त डूबती नया है जम्मू कश्मीर की, उसको बचाने वाला अगर कोई फेस है वो आज़ाद साहब है। बड़े सारे लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी का जो दामन जो है वो छोड़ दिया और गुलाम नबी आज़ाद साहब के हक में कहीं ना कहीं उतरे, जिसमें अब्दुल मजीद वानी साहब हैं, तारा चंद जी हैं जो डिप्टी CM भी रह चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे करीबी लोग उनके थे जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जिनने काम भी किया है, वो अभी इस पार्टी में नहीं आए हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब का दामन उन्होंने नहीं अभी पकड़ा है। नहीं, अब कुछ चंद, उनकी गिनती डबल फिगर में भी नहीं है। डबल फिगर में उन लोगों की गिनती नहीं है जिनकी आप बात कर, चूंकि उनके पास कुछ ओहदे हैं और ओहदे के लालच की वजह से वो अभी तजब्जुब में है कि क्या हम छोड़ें ना छोड़ें, ऐसी कोई बात नहीं। क्या लगता है 4 तारीख को गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं, एक लोगों से मिलने जा रहे हैं, क्या लगता है उस दिन काफ़ी सारे लोग जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब का दामन पकड़ेंगे? जहाँ तक आज़ाद साहब की बात है,
तो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट से लगभग मैंने जो सुना है, जो प्राइवेट जिनके अपनी पर्सनल गाड़ियां हैं 400-500 गाड़ियां यहां से जा रही हैं उनके इस्तेमाल के लिए। तो बहुत सारी ज्वाइनिंग है। जैसे अभी मुझे भद्रवा से काउंसलर जो हमारे हैं उन्होंने फ़ोन किया कि हम भी उसी दिन वहीं पे, चूँकि वो कोई जम्मू में है कोई बाहर है, लिहाजा वो भी आज़ाद साहब के पास उस वक्त ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखा आपने कि कुछ दिनों पहले जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक बड़ा डिसीजन लिया, 6 लोगों ने आज फिर जो है डोडा के अंदर भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी के काउंसलर हैं और 3 ठाठरी के हैं और 3 डोडा के हैं, और जिसमें एक म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी के चेयरमैन भी हैं। उनने भी आज गुलाम नबी आज़ाद साहब का कहीं ना कहीं दामन थामा। अब देखना ये होगा कि 4 तारीख किस तरह का डिसीजन गुलाम नबी आज़ाद साहब लेते हैं और 4 तारीख को वो क्या बताते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और कौन कौन लोग जो हैं जो अभी पीछे रह चुके हैं वो किस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब का दामन थामेंगे।